हेलो एवरीवन। तो इकोनॉमी में हम पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, विवेक सिंह सर की बुक से। तो अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज़ पोवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, आखिर जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बन रही है इंडिया में उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सिर्फ क्या जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बन रहा है इसका ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ ग्रोथ होना चाहिए? नहीं, ग्रोथ सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ग्रोथ हो वो सारे सेक्शन को इक्वली मिल पाए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि पोवर्टी का इरेडिकेशन हो, गरीबी हटेगा तभी तो सब लोगों को फ़ायदा मिल सकेगा। तो ये सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रहा है और गरीबी नहीं घट रहा है तो ये इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है। ठीक है, तो मीनिंग क्या है पोवर्टी का, आप समझते हैं कि गरीबी तो हमें हटाना है, तो गरीबी है क्या? गरीबी का सिंपल डेफिनेशन है कि इनएबिलिटी टू अचीव मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि जीने के लिए जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए वो हर इंसान के पास अवेलेबल होना चाहिए। जो भी सुख सुविधा जीने के लिए नॉर्मल है, एटलीस्ट बेसिक नॉर्मल। ठीक है, तो इसके लिए मिनिमम कंजम्पशन किस चीज़ का होना चाहिए कि फूड आइटम, न्यूट्रिशन मिल सके उस इंसान को। ठीक है, नॉन फूड आइटम्स जैसे कि हेल्थ भी ज़रूरी है, एजुकेशन मिल सके, क्लोथिंग मिल सके और हाउसिंग मिल सके। ठीक है, पहले जो सिर्फ ये था कि रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, अब उससे भी बढ़कर कि नॉन फूड आइटम्स, हेल्थ भी मिल सके, एजुकेशन भी मिल सके। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पोवर्टी का जो परसेप्शन है ना, ये टाइम और कंट्री के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक है, हर कंट्री में पोवर्टी का परसेप्शन अलग है। तो अब ज़रूरत क्या है पोवर्टी को मेज़र करने का, क्या ज़रूरत पड़ा कि हमें पोवर्टी को मेज़र ही क्यों करना है? तो ये ज़रूरी इसलिए पड़ा कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा है इसको हम इवेलुएट कर सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को असेस कर सके। आखिर अगर हमारा एम है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना है तो हमें ये भी तो देखना है कि कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, नहीं है, क्या चीज़ और करना पड़ेगा। ठीक है, और वेलफेयर पॉलिसी को डिज़ाइन किया जा सके और ट्रैक किया जा सके पोवर्टी रिडक्शन हुआ है या नहीं ओवर टाइम। ठीक है, तो पॉलिसी रेलिवेंस है। बिना मेजरमेंट के पोवर्टी को तो आप टारगेट नहीं कर पाएंगे ना। अगर आप मेज़र करेंगे कि ये पहले कितना परसेंट था तो फिर आप दोबारा इसको जो है घटा पाएंगे कि ठीक है अब इतना से सपोज 20 था, 20 से 10 हुआ। ठीक है, तो ये करने के लिए ज़रूरी है। देन अब हिस्ट्री देखते हैं कि आखिर पोवर्टी एस्टिमेशन का हिस्ट्री क्या है। तो इंडिया का लॉन्ग हिस्ट्री है पोवर्टी एस्टिमेशन स्टडीज़ का। ठीक है, तो इसको पहले कंडक्ट किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा। अब जो है नीति आयोग कर रहा है पॉलिसी लेवल पे, वेरियस एक्सपर्ट कमेटी भी इसके लिए जो है आया। तो अब देखते हैं कि क्या क्या अप्रोच है जिससे कि पोवर्टी को मेज़र किया जा सकता है इंडिया में। तो एक है डेप्रीवेशन अप्रोच। तो यहाँ पे फोकस किसके ऊपर किया जाता है कि किस चीज़ की कमी है, डेप्रीवेशन किस किस चीज़ की है। तो जैसे कि लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, हाउसिंग, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे डेप्रीवेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है डेप्रीवेशन अप्रोच में कि इसको नापना तो कठिन है ना। आप कैसे नाप पाएंगे? ठीक है, कैसे जो है इसको एग्रीगेट कर पाएंगे सारे इंडिकेटर्स को? ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर वर्सेस चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसको इजीली कंबाइन करना तो मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए ये डेप्रीवेशन अप्रोच कि किस किस चीज़ की कमी है लोगों के पास, किस क्या क्या चीज़ लोगों के पास नहीं है और वो लोग डिप्राइव्ड हैं, इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो डेप्रीवेशन इंडिकेटर अच्छा तो है, ये मल्टी डायमेंशनल है, लेकिन ये सफ़र कर रहा है मेजरेबिलिटी से, मतलब नापना मुश्किल हो रहा है, एग्रीगेट करना मुश्किल हो रहा है। देन आता है इनकम और एक्सपेंडिचर अप्रोच। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर, क्या इनकम हो रहा है, क्या हम खर्च कर रहे हैं, ये सबसे एक्सेप्टेड है। तो पोवर्टी को डिफाइन किया जाता है इनकम लेवल पे। ठीक है, कि क्या इनकम आ रहा है। दूसरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, कि क्या आप खर्च कर पा रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं आप। तो इंडिया मेनली यूज़ करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर हम इनकम को नहीं बल्कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड को हम क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि जो इनकम डेटा है ये अनरिलायबल है, स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर में क्या इनकम आ रहा है, कितना आ रहा है, जब इसका कोई मेजरमेंट ही नहीं है, कोई फॉर्मल रूल रेगुलेशन नहीं है, तो आप कैसे इसको मेज़र करेंगे। तो एक्सपेंडिचर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल लिविंग स्टैंडर्ड को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि बेसिस ऑफ पोवर्टी लाइन ऑफ इंडिया। तो पोवर्टी लाइन को कैसे मेज़र किया गया, क्या बेसिस है। तो पोवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया गया
इन टर्म्स ऑफ मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि कितना मिनिमम कंज्यूम किया जा रहा है पर पर्सन पर हाउस होल्ड, ठीक है, कि मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेस पे पर पर्सन पर हाउस होल्ड, ठीक है। जो हाउस होल्ड मीट नहीं कर पा रहा है इस मिनिमम कंजम्पशन के थ्रेशोल्ड को, जितना भी रखा गया है कि एटलीस्ट मिनिमम इतना कंज्यूम होगा, तो हम कहेंगे कि ये पुअर नहीं है। तो अगर उससे नीचे ही है तो वो पुअर हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स क्या आता है मिनिमम कंजम्पशन का, कि फूड कंजम्पशन, कि आपके पास जो बेसिक फूड है होना चाहिए, ठीक है। ये न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड है कि कितना कैलोरी रिक्वायरमेंट है, इसको हिस्टोरिकली भी यूज़ किया गया है कि कितना कैलोरी रिक्वायर्ड है, अगर आप उतना कैलोरी ले पा रहे हैं या नहीं। देन नॉन फूड कंजम्पशन में आ गया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट। आप आखिर इन सारे मेज़र को कैसे सबके लिए एक एक करके नाप पाएंगे, ठीक है। सो की कॉन्सेप्ट क्या है कि एस्टिमेशन ऑफ मिनिमम नॉन फूड कंजम्पशन इज मोर डिफिकल्ट देन फूड एस्टिमेशन। इसीलिए हमें इनकम पे क्यों रिलाई करना पड़ रहा है, एक्सपेंडिचर पे क्यों रिलाई करना पड़ रहा है। रीज़न ये है कि ये नॉन फूड कंजम्पशन को नापना मुश्किल है, मेज़र करना मुश्किल है, ठीक है, एस्टिमेट करना मुश्किल है। आप समझते हैं कि जो नॉन इनकम इंडिकेटर्स है पॉवर्टी का, हेल्थ, एजुकेशन और माल न्यूट्रिशन, ये एक्चुअल रिफ्लेक्शन है कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आपके पास इनएडिक्वेट इनकम है ना, तभी तो आप हेल्थ नहीं अपना ठीक कर पा रहे हैं, हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन पे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, आप माल न्यूट्रिशन है। इसीलिए जो इनकम एक्सपेंडिचर मेथड है इसी को मोर अप्रोप्रिएट माना जा रहा है, क्योंकि जो आपका ये नॉन इनकम एक्सपेंडिचर है ना, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड किसके ऊपर है, इनकम के ऊपर, कि आपके पास इनकम नहीं है तभी तो आपका हेल्थ, एजुकेशन, माल न्यूट्रिशन ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखते हैं पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट किया गया इंडिया में, ठीक है। तो हिस्टोरिकल ओरिजिन देख लेते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन का। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है इंडिया में, इसका बहुत लॉन्ग इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री है, ठीक है। अगर हिस्ट्री में हम देखें तो अर्लीस्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1901 में, उनके बुक पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, ठीक है। तो उन्होंने मॉनेटरी मेजर का यूज़ किया था पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। फोकस क्या था कि कितना कम से कम इनकम जो है ज़रूरी है बेसिक ज़िंदगी गुजारने के लिए, ठीक है, कि बेसिक जीने के लिए आपको कितना मिनिमम इनकम चाहिए, ठीक है। तो कॉलोनियल पीरियड से ही पॉवर्टी को जो है इंडिया में मेज़र किया गया है मॉनेटरी या कंजम्पशन बेस्ड मेथड से, ठीक है। उसी टाइम से ही हम इसी चीज़ पे मेज़र कर रहे हैं। देन ऑफिशियल अथॉरिटी फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद देख लेते हैं कि कौन ऑफिशियल अथॉरिटी है पॉवर्टी एस्टिमेशन का। तो ऑफिशियल पॉवर्टी को जो है रिलीज़ किया जा रहा था प्लानिंग कमीशन के द्वारा 2014 तक, ठीक है। और पॉवर्टी एस्टिमेशन किसके ऊपर बेस्ड था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर, कि क्या कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन में कितना खर्च हो रहा है। और इसको कलेक्ट किया जाता था NSSO के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो अब एक और चीज़ को तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि इंडिया जो है डिड नॉट रिलाई ऑन इनकम डेटा। तो ठीक है, इंडिया जो है सिर्फ इनकम डेटा पे रिलाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने देखा कि इनफॉर्मल सेक्टर है हमारे पास, तो इनकम को नाप पाना, मेज़र कर पाना, देख पाना, ठीक है। तो डिफ़िकल्टी इन एक्यूरेट इनकम रिपोर्टिंग डिफ़िकल्ट हो रहा था, और सीजनल और इरेगुलर अर्निंग भी है, तो इसीलिए हम जो है कंजम्पशन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं देन इनकम, ठीक है। देन मेथोडोलॉजी क्या यूज़ किया गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमने ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि कंजम्पशन क्यों इनकम की जगह, तो इनकम डेटा डिफ़िकल्ट है कलेक्ट करना डेवलपिंग इकोनॉमी में, इसीलिए जो है 5 ईयरली NSSO का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के अकॉर्डिंग जो है इसको मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो ये सर्वे क्या मेज़र करता है, फूड एक्सपेंडिचर कितना है, नॉन फूड एक्सपेंडिचर कितना है, और टोटल हाउस होल्ड में कितना कंजम्पशन है, ठीक है। सो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन का क्या मतलब है, पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जरूरी है ताकि एक आप सबसिस्टेंस, एक मिनिमम, एक ठीक ठाक आपके पास डाइट हो, आपके पास एक ठीक ठाक मतलब मिनिमम की इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो कम से कम इतना हो, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन यही है कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होना चाहिए,
ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन क्या है, इज ए लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन रुपीज दैट सेपरेट्स द पुअर फ्रॉम नॉन पुअर। तो इसी से पता चलेगा आपको कि कौन पुअर है कौन नॉन पुअर है, ठीक है। ये एक लाइन है कि इतना कम से कम आप अगर खर्च कर पा रहे हैं तो आप जो है, सपोज यहाँ ये लाइन है कि अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो यहाँ से आप क्या है, पुअर नहीं है, और इससे नीचे अगर आप कर पा रहे हैं तो आप क्या हैं, पुअर हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा कर रहे हैं तो आप नॉन पुअर हो गए ना। तो ये हुआ बिलो पॉवर्टी लाइन, की जो पॉवर्टी लाइन दिया गया है उससे भी नीचे आप कर रहे हैं। देन मेजर एक्सपर्ट कमिटी ऑन पॉवर्टी लाइन, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन एक्सपर्ट कमिटी है पॉवर्टी लाइन के ऊपर। तो लकड़वाला कमिटी 1993 में आता है। लेड किसके द्वारा किया गया, DT लकड़वाला, उन्हीं के नाम पे है। और ये किसके ऊपर बेस्ड था, कैलोरी नॉर्म्स के ऊपर, स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन पर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये लकड़वाला कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया। देन तेंदुलकर कमेटी 2009 में आता। लकड़वाला सबसे पुराना, याद रखना 1993। देन कंजम्पशन तेंदुलकर कमेटी, जिसको कि लेड किसने किया, सुरेश तेंदुलकर ने। और मेथोडोलॉजी में देखे तो जरा सा शिफ्ट हमें देखने के लिए मिला। कैसा, कैलोरी के ऊपर बेस्ड था पहले, कैलोरी से अब कंजम्पशन बेस्ड कर दिया गया। पहले था कि अगर इतना कैलोरी आप ले पा रहे हो, देन अब है कि कितना कंज्यूम कर रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। और इसमें हेल्थ और एजुकेशन एक्सपेंडिचर भी डाला गया, ठीक है। और ये ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेशन मेथड बना सालों तक, ठीक है। देन रंगराजन कमेटी 2014 में आता है। इनको लीड किसने किया था, रंगराजन ने, सी रंगराजन ने। और इन्होंने क्या किया, रिवाइज किया पॉवर्टी लाइन को अपवर्ड और ब्रॉडर बास्केट जो है डाला एसेंशियल गुड्स में, ठीक है। कि जैसे कि ये बास्केट है, कि ये एक बास्केट है कि इसमें कितना गुड्स मिनिमम लोग कंज्यूम करें, तो इसको थोड़ा सा इन्होंने ब्रॉड किया। और हायर पॉवर्टी एस्टिमेट कंपेयर्ड टू तेंदुलकर कमेटी से ज़्यादा इन्होंने पॉवर्टी दिखाया कि नहीं, इससे ज़्यादा पॉवर्टी है अभी। तो हेंस इंडियाज पॉवर्टी एस्टिमेशन इज नॉट इनकम बेस्ड, हम समझ चुके हैं, इट इज़ कंजम्पशन बेस्ड प्लस मॉनिटरी पॉवर्टी लाइन अप्रोच, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने देखा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इनकम अंडर रिपोर्टिंग हाई है, कंजम्पशन ज़्यादा स्टेबल इंडिकेटर है लिविंग स्टैंडर्ड का, ठीक है। अब देख लेते हैं पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो 1973 से 74 में लकड़वाला कमेटी ने क्या कहा कि रूरल एरिया में कितना पॉवर्टी है, 56.4%, अर्बन में 49% और ऑल इंडिया में टोटल 54.9%। और जो एब्सोल्यूट पुअर है, मतलब बिल्कुल ही गरीब, वो 32 करोड़ लोग हैं। देन लकड़वाला कमेटी ने फिर 93-94 में, ठीक है, 1993 एंड 94 में इन्होंने कहा कि रूरल में 37% है, अर्बन में 32% है, ऑल इंडिया 36% है और अभी एब्सोल्यूट पुअर जो है कितना है, 32 करोड़ है। देन फिर लकड़वाला कमेटी ने ही 2004 एंड 2005 में उन्होंने कहा कि रूरल में 28 है, अर्बन में 25.7 है और ऑल इंडिया 25.7% है। एब्सोल्यूट पुअर हमारे पास अभी कितने हैं, 30.2 करोड़ लोग एब्सोल्यूट पुअर है। देन 2009 और 10 में तेंदुलकर कमेटी फिर से कहते हैं कि रूरल में 33% है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है घट भी रहा है। फिर यहाँ पे अगेन हमें थोड़ा सा बढ़ावा भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2004-05 तक हमें देखने के लिए मिला कि हाँ गरीबी में थोड़ा तो डाउन हो रहा है, ठीक है। देन फिर यहाँ पे रूरल देखने के लिए मिला कि 33% है, अर्बन में 20.9% और ऑल इंडिया में 29.8%। तो ऑल इंडिया में हमें कम देखने के लिए मिला, लेकिन रूरल में देखें तो यहाँ पे हमें बढ़ावा देखने के लिए मिल रहा है कि 28 से 33%, ठीक है। और एब्सोल्यूट पुअर कितना है, 35.5 करोड़। देन 2011 एंड 12 में तेंदुलकर कमेटी के द्वारा अगेन कितना, रूरल में 25% है एंड अर्बन में 13% और टोटल 11.9% है। एब्सोल्यूट पुअर कितना है, 27 करोड़। देन 2009 टू 10 में रंगराजन कमेटी का क्या कहना है कि रूरल में जो है ना, देख इन्होंने ज़्यादा जो है एस्टिमेट किया कि रूरल में 39.6% है, अर्बन में 35% है और ऑल इंडिया 38% है और एब्सोल्यूट पुअर 45 करोड़ है। तो रंगराजन कमेटी के द्वारा ज़्यादा जो है पॉवर्टी एस्टिमेट किया गया। देन 2011-12 में ये कहते हैं रूरल में 30.9% है, अर्बन में 26.4% है और ऑल इंडिया 29.4% है और एब्सोल्यूट पुअर कितने हैं, 36.3 करोड़, ठीक है।
देन अब देखते हैं कि तेंदुलकर वर्सेस रंगराजन के जो पॉवर्टी एस्टीमेट है तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी है। तो सुरेश तेंदुलकर का जो 2009 का मेथडोलॉजी था, ठीक है, तो इन्होंने ये क्या कह रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन ये पर डे कंजम्पशन कितना बता रहे हैं, रूरल में ये बता रहे हैं, रूरल एरिया में कि अगर कोई 27 रुपीज़ पर डे खर्च कर रहा है, ठीक है, तो वो पॉवर्टी लाइन इन्होंने ये दिया कि 27 रुपये से ज़्यादा कोई कर पा रहा है या 27 रुपीज़ कर पा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो गरीब नहीं है। अर्बन में उन्होंने बताया कि अगर 33 पर डे कोई कर रहा है तो वो पुअर नहीं है, 33 से नीचे गरीब है, ठीक है। तो पॉवर्टी रेशियो 2011 से 12 में क्या कहा इन्होंने, 21.9% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन क्लासिफाइड एज बीपीएल। तो इन्होंने कहा कि 21.9% जो है इंडिया का पॉपुलेशन अब क्या है, बीपीएल है, 2011-12 में इन्होंने कहा। लेकिन जो ये पॉवर्टी लाइन है इसको बहुत लो रखा गया, 27 रुपये और 33 रुपये, ठीक है, तो ये तो बहुत कम है। तो इससे मैसिव बैकलैश मिला, मीडिया, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल अपोजिशन मिला। तो क्रिटिसिज्म ये किया गया कि क्या कोई इंसान 27 और 33 रुपये पर डे में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है 2011-12 के एस्टिमेट्स को, तो इसको जो है क्रिटिसाइज किया गया। देन फिर आता है सी रंगराजन कमेटी 2014 में, और ये रिव्यू करते हैं और इनको इसीलिए अपॉइंट किया गया जो भी बैकलैश हुआ था तेंदुलकर कमेटी एस्टिमेट्स को लेकर के, इसलिए। देन फिर इन्होंने इसको बढ़ाया और बढ़ा के रूरल के लिए कर दिया कि 32 रुपीज़ पर डे, और अर्बन के लिए इन्होंने कर दिया 47 रुपीज़ पर डे, ठीक है। कि कोई अगर 47 रुपीज़ पर डे अपने ऊपर खर्च कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएगा, ठीक है। तो पॉवर्टी रेशियो इस टाइम पे 2011 एंड 12 में इन्होंने बताया कि 29.5% जो है लोग पुअर हैं, ठीक है। तो की डिफरेंस अगर देखें तेंदुलकर से तो इनका कंजम्पशन बास्केट भी बड़ा हो चुका है, और इन्होंने जो है मिनिमम एक्सपेंडिचर को थोड़ा बढ़ा दिया। कितना कर दिया उन्होंने, तो 27 और 33 रखा था, इन्होंने 32 और 47 रखा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमें देखने के लिए मिला कि पॉवर्टी रेशियो ज़्यादा है। तेंदुलकर वाले में हमें कमते हुए देखने के लिए मिल रहा था क्योंकि इनका कंजम्पशन बास्केट ही बहुत कम था, मिनिमम था, ठीक है। सो अब देखते हैं कि आखिर पॉवर्टी लाइन इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है इंडिया में। तो स्ट्रक्चरल रीज़न अगर देखें तो पॉवर्टी लाइन क्या है, मॉनेटरी है, और पॉवर्टी जो है मल्टी डायमेंशनल है। जो पॉवर्टी लाइन दिया गया है कि यहाँ से ऊपर आप अमीर हैं, यहाँ से नीचे आप गरीब हैं, ये तो मॉनेटरी पैसे के बेसिस पे दिया गया है। लेकिन पॉवर्टी तो मल्टी डायमेंशनल है, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की वजह से रिजल्ट बदल जाता है। तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या आ रहा है कि डिटरमाइंस वेलफेयर बेनिफिशियरीज, इम्पैक्ट्स फिस्कल बर्डन। तो इन सारे चीज़ों की वजह से पॉवर्टी लाइन के कंट्रोवर्सी की वजह से क्या हो रहा था कि जो वेलफेयर बेनिफिशियरीज़ हैं, तो इसकी वजह से जितना ज़्यादा वेलफेयर बेनिफिशियरीज़ लाया जा रहा है तो फिस्कल बर्डन पड़ रहा है, ठीक है। और अगर वेरी लो थ्रेशोल्ड रखा जा रहा है तो ये भी अनरियलिस्टिक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे 27 और 33 रखा गया तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, और अगर जो है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेलफेयर बेनिफिशियरीज बन रहे हैं तो फिस्कल बर्डन बढ़ रहा है, ये कुछ चीज़ें हो रहा था, ठीक है। इसीलिए पॉवर्टी लाइन जो है इंडिया में एक स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज नहीं है बल्कि पॉलिटिकली और सोशली एक सेंसिटिव इशू है, ठीक है। तो 2014 का सिनेरियो, उसके बाद का सिनेरियो देख लेते हैं। तो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट, ठीक है, 2014 ऑनवर्ड, इन्होंने अगर देखा जाए तो फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं किया जो रंगराजन का एस्टिमेट था, और इनफॉर्मली, ठीक है, ये मोर जो है तेंदुलकर वाले मेथडोलॉजी पे रिलाई करते हैं। और अभी तक देखा जाए तो कोई ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन डिक्लेयर नहीं हुआ है। लास्ट ऑफिशियल पॉवर्टी स्टैटिक्स हमें 2011 और 12 का ही देखने के लिए मिलता है, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के ऊपर बेस्ड था, और इसको डिराइव किया गया है बेसिकली किससे, तेंदुलकर रंगराजन फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए। डेटा सोर्स अगर देखें तो NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। देन 2017 और 18 का NSS 75 राउंड कंट्रोवर्सी को समझते हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है कंडक्ट किया गया NSSO के अंदर, ठीक है, 75th राउंड ऑफ NSSO। तो फाइंडिंग जो है क्या मिला कि रूरल कंजम्पशन में डिक्लाइन हुआ है, ठीक है।
जो एज़ पर लीक्ड रिपोर्ट, मतलब एक तरीके से अगर देखें तो गवर्नमेंट ने इसको जो है ऑफिशियली रिलीज़ नहीं किया था, तो फिर भी लोगों को जो है क्या पता चला लीक्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि रूरल कंजम्पशन में जो है अभी डिक्लाइन है, और हो सकता है कि पॉसिबल जो है पोवर्टी में इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो मे बी रीज़न क्यों क्या हो सकता है, क्यों लोग कंज्यूम कम कर रहे थे इस टाइम पे, 2017 और 18 के टाइम पे क्या रीज़न हो सकता है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे जीएसटी आया हो तो उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो सकता है कि उस टाइम पे जो डीमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ है उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो। ठीक है, देन दीज जो भी ये रिफॉर्म्स था, तो इन रिफॉर्म्स ने अफेक्ट किया इनफॉर्मल सेक्टर को। इस रिफॉर्म्स ने क्या किया, डिसरप्ट किया कैश बेस रूरल इकोनॉमी को, और इम्पैक्ट किया स्मॉल बिजनेस और एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो इंडिया का पोवर्टी मेजरमेंट अगर देखें तो स्टिल ऑफिशियली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है। अभी कोई अपडेटेड ऑफिशियल पोवर्टी रेशियो 2011 और 12 के बाद है नहीं। ठीक है, नहीं है। और हमारा शिफ्ट अगर देखें तो अब ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी की तरफ है, SECC बेस्ड टारगेटिंग है, और नीति आयोग का एस्टिमेट है। ठीक है।